नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर। पालघर जिले में 76,000 करोड़ की लागत वाले देश के सबसे बड़े वधावन बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को भी करेंगे संबोधित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। कल देर रात तक पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय किए गए नाम। जेएमएम से अलग होकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज रांची में बीजेपी में होंगे शामिल। सोरेन ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया है भरोसा। वक्फ बिल पर संसद की संयुक्त समिति की आज होगी दूसरी बैठक। समिति को अगले संसद के सत्र के पहले हफ्ते तक पेश करनी है रिपोर्ट। लगातार बारिश के कारण गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का किया दौरा। अधिकारियों को मुस्तैद रहने का दिया निर्देश। कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग जारी। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सप्ताह में एक दिन करेंगे मौन विरोध। और खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक में आज बैडमिंटन, शूटिंग और तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन में अवनी लेखरा के प्रदर्शन पर होगी सबकी निगाहें। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पालघर जिले में दहानू के पास वधावन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना की आज प्रधानमंत्री मोदी आधारशिला रखेंगे। ये बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए रास्ते खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के निकट वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस बंदरगाह का निर्माण वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड BPPL द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV है। इस परियोजना की लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में प्रमुख बुनियादी ढांचे, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचों का विकास शामिल होगा। वाधवन पोर्ट को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाधवन में सभी मौसमों के अनुकूल एक ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। मुंद्रा और JNPA दोनों की क्षमता लगभग एक जैसी है। दोनों की क्षमता 7.5 मिलियन कंटेनर, जिसको TU कहते हैं, वो है। इसकी क्षमता 23.4 मिलियन TUs होगी। तो ये लगभग जो अभी जो बंदरगाह हमारे हैं उनके तुलना में 3 गुना बड़ा होगा। JNPA के अध्यक्ष ने बताया कि ये बंदरगाह प्रस्तावित समर्पित माल ढुलाई गलियारों और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के निकट है। ये बंदरगाह प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे IMEC और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है। G20 में IMEC कॉरिडोर की जो बात हुई है, जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, इसके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ये बंदरगाह होगा। वाधवन बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। वाधवन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े डीप वाटर बंदरगाहों में से एक होगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस बंदरगाह से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने, स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस बंदरगाह के बनने के बाद स्थानीय आबादी को उम्मीद है कि इससे रोजगार के कई अवसर बढ़ेंगे, जिससे इलाके की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एशिया में सबसे बड़ा माना जा रहा है आज तक का,
वो वाडवन बंदर हमारे ज़िले में आ रहा है, इसलिए ये जिलावासी करके मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो वाडवन बंदर बना है वो सबसे पहले तो हमारे पालघर जिले की सबसे खुशी की बात है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज के तारीख में भारत में सबसे बड़ा फोर्ट पालघर में आने वाला है और उस वजह से पालघर का नाम पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस परियोजना से लगभग 12 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को होगा और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी। ऐसे में आने वाले समय में वाडवन बंदर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट उभर कर सामने आ सकता है। शीर शिलार, डीडी न्यूज, पालघर। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 28 अगस्त से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 की शुरुआत हो चुकी है। आज इसका आखिरी दिन है। इस फिनटेक महाकुंभ में दुनिया भर के 800 से ज्यादा पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स और फिनटेक फाउंडर्स हिस्सा ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 के एक विशेष सत्र को मुंबई में संबोधित करेंगे। 4 साल पहले शुरू हुआ यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े फिनटेक सम्मेलन और फिनटेक इकोसिस्टम में सबसे बड़े विचार नेतृत्व मंच के रूप में उभरा है। इस बार GFF वित्त के अगले दशक के लिए ब्लूप्रिंट थीम पर आधारित है। आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। भारत और विभिन्न देशों के नीति निर्माताओं, नियामकों, वरिष्ठ बैंकरों, उद्योग जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों सहित लगभग 800 वक्ता सम्मेलन में 350 से अधिक सत्रों को संबोधित करेंगे। इसमें फिनटेक परिदृश्य के नवीनतम नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। GFF 2024 में 20 से अधिक विचार, नेतृत्वकारी रिपोर्ट और श्वेत पत्र लॉन्च किए जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं विधानसभा चुनावों की जनादेश में। बीजेपी आज या कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में हुई, जहां उम्मीदवारों के नाम पर तय किए गए। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह समेत समिति के तमाम सदस्यों की मौजूदगी में चली बैठक देर रात खत्म हुई। हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, जिन पर 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि पार्टी इस चुनाव में कुछ नए चेहरों पर दांव लगा सकती है, यानी कुछ पुराने नाम काटे जा सकते हैं। खास बात यह है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले दिल्ली में कल सुबह हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ पार्टी उम्मीदवारों के चयन संबंधी फॉर्मूलों पर फाइनल चर्चा की थी। इस बैठक में तीनों केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर भी शामिल हुए। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की, जहां जिसके लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने हाल ही में दिल्ली कार्यालय में बैठक की। बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सभी प्रकार की तैयारियों के बारे में DD न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली कार्यालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हुए। विधानसभा के लिए भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अपनी शुरुआत कर दी है। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने दी। जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना के अनुसार भाजपा ने नामांकन दाखिल करने, चुनावी रैलियों व संवाद केंद्रों और मीडिया केंद्रों की स्थापना के साथ जम्मू कश्मीर चुनावों में मजबूत शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में शानदार शुभारंभ किया है। यहां चुनावी रैलियां, नामांकन भरे जा रहे हैं। वहीं संवाद केंद्र, मीडिया सेंटर, जो कि चुनाव का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उनका भी शुभारंभ कर दिया गया है। हर प्रकार से
बीजेपी इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में उतर चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमारी कोशिश है कि हम भाजपा के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर खड़े हों ताकि भाजपा कम से कम सीटें जीते। हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 सितंबर होगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 6 सितंबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा। इस चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 300 से अधिक अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जाएंगी। विधानसभा चुनाव के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा देने के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी सहित अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया गया है। परिसीमन के बाद विधानसभा खंडों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। 90 विधानसभा सीट के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। मतदान की तारीख 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर होगी। मतगणना 4 अक्टूबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूरी तरह से नाता तोड़ते हुए अपने नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा दिया है। वो आज बीजेपी में शामिल होंगे। उनका यह कदम झामुमो के लिए जहां एक बड़ा झटका है, वहीं भाजपा में उनके शामिल होने से कोल्हान में बीजेपी और मजबूत होगी। चंपाई सोरेन रांची में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में खुद झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे के कारणों को जनता से साझा किया। उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली पार्टी छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा क्योंकि यह अपनी दिशा भटक गई है। चंपाई सोरेन ने आगे कहा कि झामुमो उनके लिए एक परिवार की तरह था और वो झारखंड के आदिवासी, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि चंपाई सोरेन ने 27 अगस्त को घोषणा की थी कि वह संताल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की पहचान बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा उनके पास कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है क्योंकि उन्हें केवल वोटों की परवाह है। वहीं बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की जल्द ही विदाई हो सकती है। सूत्रों की माने तो जल्द ही कांग्रेस हाईकमान नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। उनके कार्यकाल में बिहार के तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं। यहाँ तक कि प्रवक्ता भी कांग्रेस से अलग हो गए हैं। ऐसे में लालू यादव की पसंद माने जाने वाले अखिलेश सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान अखिलेश सिंह के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर संसद के संयुक्त समिति की दूसरी बैठक आज बुलाई गई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में आज 11 बजे से संसद भवन परिसर में बैठक होगी। बैठक में आज ऑल इंडिया सुन्नी जमायत उलेमा मुंबई और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट दिल्ली के लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपने सुझाव देंगे। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की समिति विचार कर रही है। समिति को अपनी रिपोर्ट अगले संसद के सत्र के पहले हफ्ते तक रखनी है। इससे पहले 22 अगस्त को नई दिल्ली में जेपीसी की पहली बैठक आयोजित की गई थी। और अब बात कर लेते हैं बारिश से कई राज्यों में हो रहे कहर की। गुजरात में लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच संभावित भारी बारिश और तूफान के पूर्वानुमान के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल वडोदरा से गांधीनगर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। उन्होंने जिला अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राकृतिक आपदा से राहत के लिए सिस्टम
मौसम की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव राजकुमार और वरिष्ठ सचिव भी शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सरकारी स्कूलों में बाढ़ प्रभावित लोगों से वडोदरा पहुंचकर मुलाकात की और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। राज्य सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। राज्य सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। भूपेंद्र भाई पटेल जी ने वडोदरा शहरीजनों से मिले, निरीक्षण किया एवं कलेक्टर ऑफिस में सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय और कई महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी है। जो नुकसानी हुई है उसका सर्वे और सर्वे के साथ वो रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार में रजू किया जाए, जिसके आधार पर सरकार पैकेज नक्की कर पाए। ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देश से काम चालू किया गया। बढ़ते आगे, मौसम विभाग ने आज गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही अगले कुछ दिनों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 3 दिनों से गुजरात में मूसलाधार बारिश ने 26 लोगों की जान ले ली है और बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 17,800 लोगों को बचाया जा चुका है। मौसम विभाग ने बताया है कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना गहरा दबाव आज उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। आज सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक सौराष्ट्र के ऊपर कुछ दिनों से बने हुए गहरे दबाव के अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात के रूप में बदलने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। गुजरात के ऊपर बने गहरे दबाव के पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने, कच्छ और उससे सटे सौराष्ट्र और पाकिस्तान के तटों से उत्तर पूर्व अरब सागर तक जाने की वजह से यह आज एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक यह अगले 2 दिनों तक भारतीय तट से दूर उत्तर पूर्व अरब सागर में पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म मर्डर मामले में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन मौन विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्याय की मांग और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने को लेकर राजीव चौक पर मौन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। आज शाम 5 बजे से 6 बजे तक दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर डॉक्टर्स मौन प्रदर्शन करेंगे। साथ ही प्रत्येक सप्ताह के एक दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का मौन विरोध जारी रहेगा। बात कर लेते हैं हम असम सरकार की। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और बाल विवाह के रोकथाम को लेकर एक कानून को पारित किया है, जिसके बाद अब मुस्लिमों के विवाह का पंजीकरण काजी के पास नहीं बल्कि सरकार के पास होगा। इसके साथ ही असम सरकार ने शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल करने की बाध्यता कर दी है, जिसके बाल विवाह और बहु विवाह पर रोक लगेगी। असम विधानसभा में असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया गया। सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के बाद असम में मुस्लिमों के विवाह और तलाक के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। इसमें मुस्लिमों के विवाह और तलाक पंजीकरण से संबंधित एक कानून को निष्प्रभावी किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि उनका अगला लक्ष्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज असम की बेटियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है।
इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह का पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं असम की जनता से प्रार्थना करता हूं कि हमारा साथ दीजिए और इस प्रथा को इतिहास के पन्नों तक सीमित रखिए। एक आधुनिक असम में इस प्रथा की कोई जगह नहीं है। बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं, जिनमें पहला है मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी, और दूसरा बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। यानी अधिनियम के तहत लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की विवाह की कानूनी आयु का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये विधेयक किशोर गर्भावस्था के खिलाफ एक सख्त निवारक के रूप में भी काम करेगा। लड़कियों के समग्र विकास में सुधार होगा। हालांकि काजियों द्वारा किए गए सभी पूर्व पंजीकरण वैध रहेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से बहु विवाह पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। विवाहित महिलाओं को ससुराल के घर में रहने, भरण पोषण के अधिकार का दावा करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। साथ ही इससे विधवाओं को अपने उन उत्तराधिकार के अधिकार और अन्य लाभ तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी, जिनकी वे अपनी पति की मृत्यु के बाद हकदार हैं। नया विधेयक ये सुनिश्चित करेगा कि समुदाय के सभी विवाह सरकार के पास पंजीकृत हों। आपको बता दें कि इससे पहले मुस्लिम विवाह काजियों द्वारा पंजीकृत किए जाते थे। हालांकि विधेयक के कानून बनने के बाद अब सभी मुस्लिम विवाह के लिए सरकारी पंजीकरण जरूरी होगा। हालांकि असम की विपक्षी पार्टियों ने असम सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये मुस्लिमों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति है और ये मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तोहफा मिलने वाला है। ऐसा तोहफा जिसने न सिर्फ राज्य की दशा और दिशा को नई उड़ान मिलेगी, बल्कि नए भारत की तस्वीर को भी विकास के पंख लग जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां से अगले साल अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती हैं। देखिए जेवर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पर्दे की इस आलीशान झलक को अमली जामा पहनाने के लिए जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम जोर शोर से चल रहा है। नोएडा का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसकी पूरा होने की उम्मीद फर्स्ट फेज की 2025 अप्रैल में है। दिसंबर तक यहाँ पर टेस्टिंग फ्लाइट कंप्लीट हो जाएंगी और ये जो रनवे आप देख रहे हैं, जो 3.9 किलोमीटर लंबा है, यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस के लिए उड़ानें भरा करेंगी। टेस्ट उड़ानों की प्रक्रियाओं के लिए इसकी प्रयोगात्मक उड़ानें और एरोड्रोम लाइसेंस आवेदन दर्ज करने की प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट का वाणिज्यिक संचालन अप्रैल 2025 के अंत तक शुरू हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने निर्माण कार्य शुरू होने के बाद पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से प्रगति की है। इस एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाने के बाद ये भारत में एविएशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा ये प्लान रहा है कि हम इंडियन हॉस्पिटैलिटी और स्विस एफिशिएंसी को साथ साथ लेके आएं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि जिस जगह पे हम एयरपोर्ट बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो कल्चरली बहुत रिच है, हिस्ट्री बहुत है, हेरिटेज बहुत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा एयरपोर्ट डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ये भी है कि मॉडर्न एयरपोर्ट भी चाहिए ना, सो उन दोनों को कैसे हमने साथ साथ किया कि जो पूरा डिज़ाइन है आप देखोगे आपको मॉडर्न झलक आएगी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री की। क्योंकि अभी जो हमारी पैसेंजर ग्रोथ है इंडिया में, एविएशन की स्टोरी है इंडिया में, वो बहुत पॉजिटिव है। हमारा पूरा प्लान है कि हम इस एयरपोर्ट को अप्रैल तक ऑपरेशनलाइज कर देंगे। हवाई अड्डे के प्रथम चरण का काम तेजी से चल रहा है। फैसाड और रूफ का काम चल रहा है। बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का काम इंस्टॉलेशन पूरा होने वाला है। MEP और फिनिशिंग कार्य तेजी से चल रहा है। रनवे पर एस्फॉल्ट बिछाने का काम पूरा हो चुका है। रनवे की मार्किंग, अप्रोच लाइट्स और एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग का काम चल रहा है। ATC टावर में MEP कार्य और फिनिशिंग का काम जारी है। DVOR को कैलिब्रेट कर लिया गया है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। इंडिगो और अकासा एयरलाइंस के साथ MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। नेटवर्क प्लानिंग और ऑपरेशनल आवश्यकताओं पर बात जारी है। अन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कैरियर्स की गहरी रुचि दिखाई दे रही है। विमान में फ्यूल भरने की सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो आवंटित किए जा चुके हैं।
रिटेल, डाइनिंग, लाउंज, ड्यूटी फ्री और होटल के लिए नॉन एरो रियायतों के लिए भी हस्ताक्षर हो गए हैं। एयरपोर्ट के मुख्य सिस्टम्स के लिए फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरे हो गए हैं। साइट पर उपकरण आने लगे हैं। चेक इन कियोस्क, सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप्स और ई गेट्स का परीक्षण चल रहा है। महत्वपूर्ण ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सेवाओं जैसे एयरफील्ड लाइटिंग, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, लिफ्ट और एस्केलेटर्स के लिए समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। NIA द्वारा कैलेंडर वर्ष 2024 के अंत तक एरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य त्वरित गति से पूरा करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने EPC कॉन्ट्रैक्टर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एवं सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस एयरपोर्ट के ऑपरेशन अप्रैल 2025 के अंत तक शुरू हो जाएंगे, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक वृद्धि का एक नया युग शुरू होगा। We're very excited about और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी और मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।